हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार पुनः आपके सामने में कुछ मध्यकालीन भारत से जुड़े तथ्यों को लेकर के, मेडिवल हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को लेकर के इससे पूर्वत में भी कुछ वीडियो दे चुका हूँ। और अब और कुछ प्रश्नों के साथ हम आए हैं ताकि कुछ और फैक्ट्स जो हैं उसको क्लियर किया जा सके। और यह मेरा अंतिम मध्यकालीन भारत पे ये अंतिम मेरा ये वीडियो है। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। आपका सही आंसर होगा ए मीन्स ऐबक। ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई। ये ऐबक जो थे बहुत ही दानी स्वभाव के थे, बहुत दान पुण्य का काम करते थे, इसलिए इनको जो है लाह बख्श का एक उपाधि दिया गया। और इनकी अति दानता के कारण जो मिन्हाज उस सिराज है, जो इतिहासकार थे, इनके दरबारी कवि भी रहे हैं, जो लिखने वाले दरबारी कवि थे मिन्हाज उस सिराज, वो इन्हें जो है हातिम द्वितीय की संज्ञा से अभिभूत करते हैं उनका, इसलिए कि इन्हें इनकी दानता के कारण और मिन्हाज सिराज ये उपाधि उनको देते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्कान ए चिहालगानी क्या था? प्रशासनिक संगठन, धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तुर्कान ए चिहालगानी क्या था? प्रशासनिक संगठन, धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा प्रशासनिक संगठन यानी ए। तुर्कान ए चहलगान को इल्तुतमिश ने 40 लोगों का यह समूह था। तुर्कान ए चहलगान में 40 अमीरों का समूह बनाया गया जो कि उनकी सारी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े कामों को देखा करता था। तुर्कान ए चहलगानी, जिसे बाद में बलबन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान था बयाना, हिल्सा, भिल्सा, ग्वालियर। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान था बयाना, हिल्सा, भिल्सा, ग्वालियर। आपका सही आंसर होगा ए यानी बयाना। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान बयाना था। चलिए इल्तुतमिश से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को हम जो दोहरा देते हैं। इल्तुतमिश जो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाए। दूसरी बात, ये मुद्रा जो है टंका का प्रचलन कराए और जीतल का प्रचलन कराए। टंका और जीतल, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का, टंका और जीतल का इन्हीं का दिया हुआ है। इल्तुतमिश दिए थे। इक्ता सिस्टम, एक नई परिपाटी इक्ता प्रणाली की जो प्रशासनिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजत्व का सिद्धांत दिया इल्तुतमिश, रजिया, बलबन सभी। राजत्व का सिद्धांत दिया इल्तुतमिश, रजिया, बलबन सभी। किंगशिप थियरी का सिद्धांत दिया इल्तुतमिश, रजिया, बलबन सभी। आपका आंसर जो होगा वह सी होगा यानी बलबन। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के तहत उन्होंने 3 बातों की प्रधानता जताई। ये 3 बातों का होना, एक तो ईश्वर, दूसरा राजा, तीसरा जनता यानी पब्लिक। ये 3 शब्दों का उन्होंने बताया कि ईश्वर जो है, राजा जो होता है वह ईश्वर, राजा और जनता, इसलिए इनके इस सिद्धांत को जो है तृत्व का यानी ये 3 चीजों का इसमें समाहित है इनके राजत्व सिद्धांत में। याद रखेंगे, राजा, ईश्वर और जनता, इन तीनों का बीच संबंध होता है। इसी संबंध को इसने राजत्व व्यवस्था से किंगशिप थ्योरी से डाल दिया था। इसी को हम बलबन का किंगशिप थ्योरी भी बोलते हैं, राजत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। लो व रक्त की नीति किसने अपनाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। लो व रक्त की नीति किसने अपनाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। लो और रक्त की नीति बलबन का दिया हुआ है। ये ध्यान रखेंगे कि बलबन ने जो है लो व रक्त की नीति का पालन करके अपना जो एम्पायर था उसको बहुत कंसोलिडेट किया, बहुत स्ट्रांग किया। न्यावते खुदाई शब्द आया है, राजा, खुदा, उमरा, सभी। न्यावते खुदाई शब्द का है। बलबन ने राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि बनाया है, यानी न्यावते खुदाई कहा है। यह शब्द जो है राजा के लिए आया है और बलबन ने इन शब्दों का प्रयोग किया। बलबन जो था वह नरूज जो स्तंभ होता था उसका प्रतिपादन उसने ही किया था अपने दरबार में प्रचलन। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल नियंत्रण व्यवस्था को लाया गया। मूल नियंत्रण व्यवस्था को लाया गया, प्लाइस कंट्रोल सिस्टम को लाया गया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही आंसर होगा
सी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लाया गया। राशनिंग सिस्टम अगर बोलेगा तो उसको भी याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लाया गया मूल्य नियंत्रण व्यवस्था जो है, और राशनिंग सिस्टम जो था वह भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए लाया गया। सहना ए मंडी के माध्यम से यह मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को जो है नियंत्रित करने का कोशिश किया गया। यह एक अनाज व्यापार का मंडी था, सहना ए मंडी। उसकी जगह इसके अलावा एक और बाजार को उसने जो है बनाया, वो बनवाए अलाउद्दीन खिलजी, उसे सराय अदल कहते थे, जिसमें कि वस्त्र, तेल और अन्य दैनिक जीवन की जो आवश्यक जो कमोडिटीज होती थी वो इस बाजार में अवेलेबल होता था, सराय अदल में। तो याद रखेंगे कि इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मूल्य नियंत्रण व्यवस्था यानी प्राइस कंट्रोल सिस्टम, मार्केटिंग नियंत्रण यानी कि मार्केट को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो आज की इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी माथापच्ची का विषय होता है। चलिए, दीवान रियासत का संबंध है आर्थिक, धार्मिक, सैन्य, न्याय। दीवान रियासत का संबंध है आर्थिक, धार्मिक, सैन्य और न्याय। आपका सही आंसर ये होगा, आर्थिक मामले से जुड़ा था दीवान ए रियासत, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो था मार्केट से जुड़ी हुई व्यवस्था को देखते थे, देखा जाता था, पूरा नियंत्रण रहता था, अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए, नहीं चलाया जाए। एक तरह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स काम कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और एक नए एक सिस्टम, एक नया जो है आप कह सकते हैं विभाग ही बना दिया, जिसका नाम दिया गया था दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सिजदा पापोश का प्रचलन किस शासक के द्वारा चलाया? सिजदा पापोश का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? रजिया, ऐबक, बलबन, सभी। रजिया, ऐबक, बलबन, सभी। आपका सही आंसर होगा बलबन जो थे सिजदा और पापोश। यह एक पद्धति है जो हाथ को ऐसे करके झुका करके किया जाता है और घुटना के नजदीक से जाकर के और राजाओं को जो है इस तरह से आदर प्रकट किया जाता है, रिस्पेक्ट का भाव होता था। ये बलबन के द्वारा चलाया गया था। बलबन जो थे वह बड़ी ही ईरानियन व्यवस्था जो था उससे बड़ी प्रभावित थे, उसको राजत्व के सिद्धांत में अपनाने का बहुत कोशिश किया था। वो ऊंचे नीचे अमीर गरीब की भी बात को बहुत ध्यान से देखते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नहर निर्माण करने वाले प्रथम शासक संभवतः माना जाता है। नहर निर्माण करने वाले प्रथम शासक संभवतः माना जाता है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही आंसर सी होगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को नहर निर्माण करने वाले प्रथम शासक के रूप में माना जाता है। एक बात और भी याद रखेंगे, और ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे बहुत ही सहनशील थे, बहुत सहनशील शासक थे, और साथ ही ये जो है पब्लिक वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ये पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े कई कामों को उन्होंने उन दिनों में किया था गयासुद्दीन तुगलक। ये इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। सांकेतिक व प्रतीकात्मक मुद्रा को चलाने वाले शासक थे बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सभी। सांकेतिक व प्रतीकात्मक मुद्रा को चलाने वाले शासक थे बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सभी। आपका सही आंसर बी होगा, वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। MBT भी इसको बोलते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1313, 26, 27 के बीच में इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। एक बात और, ये 3-4 इनोवेटिव वर्क किए थे, इनको भी याद रख ले। दोआब कर विधि जो इन्होंने अपने समय पहला जो स्टेप्स इन्होंने लिया था, दोआब कर विधि। दूसरा राजधानी परिवर्तन, यानी दिल्ली से एक दूसरा राजधानी दौलताबाद बनाने का ये कोशिश कर रहे हैं, जो असफल रहे। इसके बाद सांकेतिक व प्रतीकात्मक मुद्रा वो चलाए। तीसरी बात, इन्होंने कराची और खुरासन अभियान का यह भी विफल रहा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक थे तो बहुत इनोवेटिव अप्रोच लेके चले, लेकिन उनका ये सारा कार्यक्रम जो है वह सफल नहीं हो सका। इसे ध्यान में रखेंगे। दीवान खैरात की स्थापना किसने थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी। ये दीवान खैरात के माध्यम से गरीब लोगों को जो थे वह दान देते थे। गरीब विधवाएं होती थी या और जो लोग समाज में जो दबे कुचले होती थी, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, वह दीवान खैरात के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक उन्हें जो आर्थिक सहायता देते थे, जो आजकल की सरकार जो है
अभी कर रही है, गरीब लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजना लाती है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक वही करते थे। सेंसस इन्होंने शुरुआत की थी, सेंसस की परंपरा, सेंसस के प्रचलन जो है इन्होंने क्या, हार्वेस्टर नाम का एक जो था, एक स्पेशल इन्होंने जो है टैक्स शुरू किया था सिंचाई व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और इस तरह से ये इन्होंने भी कई तरह के पब्लिक वर्क किए, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगरा को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, शाहजहां। आगरा को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शाहजहां। आपका सही आंसर होगा सी, यानी सिकंदर लोदी। मैं बता दूं कि आगरा शहर की जो स्थापना ये 1505 में ये सिकंदर शाह लोदी करते हैं, और फिर इसे आगरा को जो है वह राजधानी बनाते हैं सिकंदर शाह लोदी। ठीक है ना, सिकंदर शाह लोदी दिल्ली से आगरा। यहाँ मैं कुछ और भी फैक्ट्स का जिक्र करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ ऐसा यहाँ ऑप्शन दिया। जैसे इल्तुतमिश, याद रखेंगे कि लाहौर से दिल्ली जो लाया गया, राजधानी जो बनाया गया इल्तुतमिश के समय में, लाहौर से दिल्ली। फिर याद रखेंगे कि सिकंदर शाह लोदी क्या करता है, दिल्ली को फिर आगरा लेके चलाता है, दिल्ली से आगरा। फिर मैं बता देता हूं कि ये जो शाहजहां है, इस शाहजहां ने फिर क्या किया, आगरा से जो है दिल्ली ले आता है, जिसको उस समय शाहजहानाबाद बोलते थे। तो इस तरह से राजधानी का परिवर्तन देखिए किस तरह से सल्तनत पीरियड में होता है, और सल्तनत और मुगल पीरियड दोनों पीरियड को मिलाकर के हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का कोशिश की, ताकि इसको आप समझ सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिरहंगी सिकंदरी क्या है? पुस्तक, माप की इकाई, सेनानायक, प्रदेश। फिरहंगी सिकंदरी क्या है? पुस्तक, माप की इकाई, सेनानायक, प्रदेश। आपका सही आंसर होगा ए, यानी पुस्तक। फिरहंगी सिकंदरी यह सिकंदर शाह के द्वारा लिखा गया है, और यह जो फिरंगी सिकंदरी है, यह आयुर्वेद से जुड़ी हुई बातों को जो है इन्होंने फिरंगी सिकंदरी में लिखवाया, और लिखे हैं ये खुद। और ये जो सिकंदर शाह जिनके बारे में हम बता रहे, सिकंदर शाह लोदी जो थे, यह गजे सिकंदरी माप की इकाई को भी इन्होंने चलाया था, उसको बोलते थे गज ए सिकंदरी। यानी ये भी काफी इनोवेटिव अप्रोच लेकर के आए थे। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो यह लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, आज से भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई किस वंश के शासक के द्वारा? इलवरी या तुर्क, खिलजी, तुगलक, लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई किस वंश के शासक के द्वारा? इलवरी, तुर्क, या खिलजी, तुगलक, लोदी। आपका सही आंसर होगा लोदी। मैं यहां पर एक दो चीज बताना चाहता हूं कि लोदी वंश के जो अंतिम शासक रहे, जिसको हम इब्राहिम लोदी बोलते हैं, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी 1526 में आकर के ये पानीपत की लड़ाई करते हैं। चलिए ये सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहां पर मैं एक फैक्ट्स का जिक्र बताना चाहता हूं। पहले जो सल्तनत की स्थापना होती है, वह जो इसको जो है कभी कभी गुलाम वंश के रूप में कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या तो इसे तुर्क डायनेस्टी के रूप में इलवरी डायनेस्टी बोलिए, तो इसलिए इसे तुर्क या इलवरी डायनेस्टी बोलिए। तो सल्तनत पीरियड की देखिए कहां से होता है। पहला जो डायनेस्टी हो गया, फर्स्ट डायनेस्टी इलवरी या तुर्क। सेकेंड जो डायनेस्टी आता है, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आता है, ये सेकेंड में हो गया। थर्ड में देखिए डायनेस्टी, यह क्या हो गया, तुगलक आता है। फोर्थ में एक और डायनेस्टी है जो मैंने यहां नहीं लिखा, लेकिन मैं लिखता हूं सैयद के बारे में। ये सैयद, ये जो है वंश है जिसको हम लोग डायनेस्टी बार बार बोल रहे हैं, सैयद वंश के बारे में, ये फोर्थ में आता है। और फिर फिफ्थ में जो है मेरा यह क्या आता है, लोदी। थी। इस क्रम से आप याद रखेंगे कि सल्तनत पीरियड को अगर क्रम से सजाने के लिए कहते तो याद रखेंगे इलपड़ी या तुर्क या गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लोदी वंश। आप अगर बहुत ही इच्छुक हैं तो इनका जो है डेट आप याद रख सकते हैं, लेकिन उतना रिलेवेंट नहीं होता है, तो कुछ खास तथ्यों का, फैक्ट्स को जो है हिस्ट्री में डेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद गजनवी से संबंधित हैं अलबरूनी, कुतबी, बेहाकी व फिरदौसी सभी। मोहम्मद गजनवी से संबंधित हैं अलबरूनी, कुतबी, बेहाकी व फिरदौसी सभी। आपका आंसर डी यानी सभी होगा। एक बात याद रखिए कि मोहम्मद गजनवी से ये सारे जो विद्वान लोग थे ये उनके दरबार में रहते थे। अलबरूनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे, किताबुल हिंद नाम का ये एक बुक लिखी था अलबरूनी, किताबुल हिंद, जिसमें ये जो हिंद है, हिंद प्रदेश यानी भारत के संदर्भ में बहुत सारी अच्छी अच्छी उन सब के बारे में, सामाजिक,
राजनीतिक ये जो है व्यवस्था के बारे में और आर्थिक कंडीशन किसके बारे में अल रूनी का जो किताबुल हिंद है उसमें लिखा गया है। फिर उत्तरी उन्हीं के दरबार से जुड़ा हुआ था, बेहाकी भी उन्हीं के दरबार से जुड़ा हुआ विद्वान थे, फिरदौसी जो शाहनामा लिखने वाले थे, ये सभी लोग कुल मिलाकर मोहम्मद गजनवी से जुड़े हुए थे। एक बात और, जिन मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग बात करते हैं उन्हें बार बार जो है लुटेरा की संज्ञा दिया जाता है और ये भारत आए थे और सही में यहाँ से ले गए। उस समय का कुछ और परिवेश था, तो इन पर हम डिस्कशन हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए ये 1000 से शुरू करता है, 1000 से लेकर के 1000 जो है 26-27 तक इनका अटैक होते रहता है। ये बार बार भारत आते हैं, जो उनको होता है लूट के चले। लास्ट जो इनका अभियान होता है 26 से, वही जो हम लोग बोलते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर गए, वो ये सब काम किए थे। तो कुल मिला के लोग कहते हैं 17 टाइम्स जो आया गया था, 17 टाइम्स देखते हैं कि ये आकर के अटैक किए थे। तो इस तरह से महमूद गजनवी का जो है हम देखते हैं किस तरह से भारत में आना था। इन सभी तथ्यों को जो है अल-बरूनी का जो बुक है उसमें भी आप हम लोग देख सकते हैं, और उस समय का जो और भी फैक्ट्स हैं उनके आधार पर हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, चंदावर का युद्ध हुआ था 1191, 1192, 1194 सभी। चंदावर का युद्ध हुआ था 1191, 1192, 1194 सभी। आपका आंसर जो होगा वह सी होगा 1194 में। और ये जो चंदावर का युद्ध हुआ था और यह जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी थे और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो यह लड़ा गया, जयचंद्र के बीच में यह लड़ाई चली थी, जयचंद्र और जयचंद के बीच में। ये दो और डेट है, मैं इसे भी बता दूं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह उसका पीरियड 1191 है। तराइन का द्वितीय युद्ध, इनका द्वितीय युद्ध ये आपका जो है ये देख रहे हैं 1192 है। प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो है लड़ा गया, और ये जो मोहम्मद गौरी साहब थे, ये मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रथम तराइन युद्ध 1191 1191 में और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया जाता है, वो हार जाते हैं। और इस तरह से मोहम्मद गौरी का जो है यह भारत में एक तरह से अपना जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिक्योर हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया 712, 710, 715, 716, 712, 710, 715, 716 एडी, 712 एडी, 710 एडी, 715 एडी, 716 एडी। आप इसका आंसर याद रखेंगे। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर सफल अभियान शुरू कर दिया क्या था। और चलते हैं, रामानुजाचार्य का संबंध रहा विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का संबंध रहा है विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। आपका सही आंसर होगा विशिष्ट द्वैतवाद। याद रखेंगे कि ये रामानुज से जुड़ा हुआ है विशिष्ट द्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद जो है उसका संबंध निम्बकाचार्य से है, द्वैतवाद का संबंध माधवाचार्य जी से है, शुद्ध द्वैत का संबंध विष्णु स्वामी यानी वल्लभाचार्य जी जिसके बारे में बोलते हैं उनसे जुड़ा हुआ। ये द्वैत मैं उतना डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था, मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूं। द्वैत और द्वैतवाद का ये बात है, यह आत्मा है और परमात्मा है। अब कुछ आदमी सिर्फ परमात्मा को मानते हैं, तो कुछ आदमी सिर्फ आत्मा को मानते हैं, कुछ आदमी दोनों को मानते हैं। इसी चीजों का जो है डिस्कशन जो है, इन जो हमारे जो धर्म जो हमारा जो इथिक्स है, ये जो धर्मशास्त्र है, इनमें बहुत अधिक डिस्कशन किया गया है। तो इंडियन फिलोसफी के तहत इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग को इतिहास में इतना देखना नहीं, सिर्फ याद रखना है कि रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद से जुड़े हैं। तो इन्हीं तथ्यों को लेकर के कुछ आदमी कहते हैं ये है आत्मा है, कुछ आदमी कहते हैं परमात्मा है, कुछ आदमी कहते हैं आत्मा और परमात्मा है। एकेश्वरीवाद
ठीक है ना। कुछ आदमी निराकार में मानते हैं, कुछ आदमी साकार में मानते हैं, निराकार साकार, ये बहुत सारे तथ्य हैं जो बात में हम लोग बात कर सकते हैं इस पर। अब जैसे लीजिए शंकराचार्य, और इन्होंने जो अपना मत दिया तो वो बोलते थे एको हम द्वितीयो नास्ति, हमारे सिवा और कोई नहीं है, यानी सिर्फ अपने को देखते थे, आत्मा की तरफ देखते थे। तो कुल मिलाकर के यह आप जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे ध्यान में रखेंगे। और ये सारे तथ्य जो है मध्यकालीन भारत में जो भक्ति मूवमेंट है इससे जुड़ा हुआ है, हमारे सब्जेक्ट में ये है, इसलिए इसको पढ़ना लाजमी है। दोस्तों, हम इस तरह से जो आपके लिए मध्यकालीन भारत का सफर तय किए, उन सफर को आगे बढ़ाते हुए हम अब प्राचीन भारत में आपसे मिलेंगे, कुछ और फैक्टों के साथ जो हम प्राचीन भारत का तथ्यों का दर्शन करवाएंगे। और मेरी एक कोशिश है, इस कोशिश को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसे जो है इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, तो गलतियां हो जाए, इन्हें ध्यान में नहीं रखेंगे और इसके लिए हमें क्षमा कर देंगे। मैं आगे और भी आपसे इसी तरह जो है, मैं सोच रहा था कि एग्जाम से पहले जो है कुछ आपके लिए जो है कुछ ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों का सिलसिला लाऊं, और कुछ राज्य व्यवस्था से जो है पॉलिटी जिसको बोलते हैं उसे लाऊं। देखिए समय कम है, मेरा आप पर कोशिश होगा, आप बने रहिए, आपका प्यार मिलता रहे, मैं यही चाहता हूं। आप इसी तरह बने रहे और इसी तरह का स्नेह देते रहे। धन्यवाद।